और महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान लाने वाले आदर्श घोटाले को लेकर फिर से हंगामा मचने वाला है। IBN7 के पास विश्वस्त खबर है कि इस सिलसिले में बने जांच आयोग ने कहा है कि आदर्श की जमीन सेना की नहीं, राज्य सरकार की थी और ये शहीदों के परिजनों के लिए आरक्षित भी नहीं थी। रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते हुए गड़बड़ी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया और ये रिपोर्ट आज मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पेश की जा सकती है। क्या धुल जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर लगे भ्रष्टाचार के दाग? क्या आदर्श घोटाले की जांच करने वाले आयोग से मिलेगी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत? क्या सिर्फ अधिकारी ही हैं आदर्श घोटाले के लिए जिम्मेदार? ये सवाल फिर नए सिरे से खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आज आदर्श जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश की जाएगी। करीब 2.5 साल बाद आ रही घोटाले की रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की सुस्त पड़ी राजनीति में जान डाल सकती है। आदर्श घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों में अशोक चव्हाण का नाम सबसे ऊपर है। सीबीआई ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है, लेकिन विश्वस्त जानकारी के मुताबिक जांच आयोग ने अशोक चव्हाण पर टिप्पणी जरूर की है, पर वो ऐसी नहीं है कि उन्हें दोषी ठहराया जा सके। IBN7 के पास विश्वस्त खबर है कि आयोग ने कहा है कि आदर्श घोटाले की जमीन राज्य सरकार की थी। ये जमीन करगिल शहीदों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित नहीं थी। आयोग ने कहा है कि इस मामले में CRZ का उल्लंघन हुआ, लेकिन आयोग ने गड़बड़ियों का सारा ठीकरा सरकारी बाबुओं के सिर फोड़ दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में रिपोर्ट को लेकर कई बार सवाल उठ चुका है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा न हो सके, इसलिए सरकार रिपोर्ट को सत्र के अंतिम दिन यानी आज विधानसभा में पेश कर सकती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार का पर्दाफाश होने वाला है। एक और सरकार ने अलग अलग एफिडेविट के माध्यम से अपने नेताओं को कैसे बचाने का प्रयास किया, ये भी इसमें से सामने आएगा और साथ ही में इनके नेताओं ने क्या क्या गड़बड़ियां की, ये भी सामने आने वाला है। करीब 700 पन्नों की आदर्श जांच आयोग की रिपोर्ट 19 अप्रैल को एक बंद लिफाफे में सरकार को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट को लेकर सरकार ने जबरदस्त गोपनीयता बरती हुई है, खास तौर पर इसलिए भी कि सूबे के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और अशोक चव्हाण का नाम घोटाले के सिलसिले में उछला था, जिनके सामने से आदर्श की फाइल गुजरी थी। क्या कल ये रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी? इसके जैसे मैंने कहा, इसके बारे में सदन में निवेदन कर दिया है, उसी के अनुसार कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श घोटाले की जांच के लिए जनवरी 2011 में पूर्व जज JA पाटिल और पूर्व मुख्य सचिव P सुब्रमण्यम को शामिल करते हुए 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। अशोक चव्हाण को जांच आयोग से कुछ हद तक राहत जरूर मिल जाए, लेकिन CBI जांच का फंदा अभी तक उनके गले में फंसा हुआ है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में उन्हें पूरी राहत मिलने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। कैमरामैन सुशील के साथ श्रीरंग खरे, मुंबई, IBN7। आदर्श घोटाले का खुलासा IBN7 ने ही सबसे पहले किया था। IBN7 ने ही आपको दिखाया था कि कैसे करगिल के शहीदों की विधवाओं का हक नेताओं, मंत्रियों और अफसरों ने छीन लिया। IBN7 के इस बड़े खुलासे ने महाराष्ट्र की सत्ता तक में भूचाल ला दिया था और इसी वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। आदर्श सोसाइटी घोटाला, वो घोटाला जो आज भी महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार से लेकर केंद्र में UPA सरकार के गले की फांस बना हुआ है। वो घोटाला जिसके आरोप में सेना के कुछ अफसर भी घिरे हैं। आपको बता दें कि IBN7 ने ही 2010 में आदर्श सोसाइटी घोटाले का सबसे पहले खुलासा किया था। चलिए आपको बताते हैं कि आदर्श घोटाले की शुरुआत कहां से हुई, कब शुरू हुआ करगिल के शहीदों की विधवाओं का हक मारने का खेल। जुलाई 1999। इसी वक्त आदर्श सोसाइटी ने कोलाबा इलाके में जमीन के लिए सरकार से संपर्क किया। इसके बाद 9 जुलाई 1999 को सोसाइटी को सरकार ने प्रस्ताव के तहत प्लॉट आवंटित कर दिया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2004 को मुंबई के जिला अधिकारी ने जमीन का कब्जा आदर्श सोसाइटी को सौंप दिया। 16 सितंबर 2010 को आदर्श सोसाइटी ने MMRDA के कब्जे का प्रमाण पत्र भी ले लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रमाण पत्र मिलने के बाद आदर्श सोसाइटी घोटाले का गोरखधंधा और हकमारी का खेल शुरू हुआ। IBN7 के पास इससे जुड़े सारे दस्तावेज मौजूद थे। मामला सियासी गलियारों का था, लेकिन हमने बेबाक और बेखौफ होकर आदर्श सोसाइटी घोटाले का पूरा मामला जनता के सामने रखा। यहीं से हमारी मुहिम शुरू हुई। हमारा मकसद था आदर्श सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश करना और शहीदों की विधवाओं का उनका हक दिलाना। आरोप है कि MMRDA से कब्जे का प्रमाण पत्र मिलते ही घोटाले का खेल शुरू हो गया। देखिए कैसे। तारीख थी 25 अक्टूबर 2010। इस दिन नौसेना ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उसने सुरक्षा कारणों से
आदर्श सोसाइटी पर विरोध जताया है। इसके बाद IBN 7 की इस मुहिम का असर शुरू हो गया। 31 अक्टूबर 2010 को बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति एवं परिवहन यानी BEST ने आदर्श सोसाइटी से कब्जा प्रमाण पत्र वापसी की मांग की। इसके बाद BEST ने सोसाइटी को नोटिस भी जारी कर दिया। 3 नवंबर 2010 को MMRDA ने आदर्श सोसाइटी का कब्जा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। इसके बाद बेस्ट ने सोसाइटी का बिजली कनेक्शन काट दिया, जबकि BMC ने आदर्श सोसाइटी को दी जाने वाली पानी की सप्लाई रोक दी। लेकिन इसके विरोध में आदर्श सोसाइटी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। लेकिन तब तक अपने रिश्तेदारों को आदर्श सोसाइटी के फ्लैट दिलवाने के आरोप के घेरे में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी आ चुके थे। आखिरकार हमारी खबर के बाद बढ़ते सियासी दबाव की वजह से उन्हें 9 दिसंबर 2010 को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे राज्यपाल महोदय से मिला और मैंने इस्तीफा उनको पेश किया। हमारे राज्यपाल महोदय से मिला और मैंने इस्तीफा उनको पेश किया। इस बीच मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा। 22 नवंबर 2010 को आदर्श सोसाइटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 21 दिसंबर 2010 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को तगड़ा झटका दिया। 21 दिसंबर 2010 को अपनी टिप्पणी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये सीधे सीधे धोखेबाजी का मामला है। इसके बाद 23 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 16 जनवरी 2011 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदर्श सोसाइटी को 3 महीने के अंदर गिराने की सिफारिश कर दी। बेनामी ट्रांजैक्शंस होंगे या अलग अलग बैंक अकाउंट्स की लेयर बनाकर जो सारे फ्लैट्स लिए गए, इसकी जांच कमीशन कर नहीं सकता। उसकी जांच ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर सकती है और इसका असली सत्य CBI के रिपोर्ट में बाहर आएगा। अब तक IBN 7 की मुहिम अपने मुकाम तक पहुंच चुकी थी। मामला CBI के पास जा चुका था। कोर्ट की फटकार के बाद CBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। मार्च 2012 में CBI ने सेना के 4 पूर्व अफसरों RC ठाकुर, ब्रिगेडियर MM वांचू, पूर्व मेजर जनरल AR कुमार और पूर्व मेजर जनरल TK कौल को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 4 और गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें मुंबई के पूर्व कलेक्टर प्रदीप व्यास और शहरी विकास विभाग के तत्कालीन उप सचिव BV देशमुख शामिल थे। इस मामले में कांग्रेस नेता कन्हैयालाल गिडवानी की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन पिछले साल नवंबर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बहरहाल आदर्श घोटाले के दाग ने कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं समेत सेना के कुछ अफसरों का दामन भी दागदार किया। लेकिन IBN 7 आम जनता के लिए अपना वादा आज भी निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।